उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है, यहां भौकाल से दुनिया चलती है और रंगबाजी से सत्ता। मुझे पता है, मुझे अगर कुछ हो गया यूपी में, क्योंकि हर जगह कुछ होता है, तो वो आदमी गाड़ के निकाल लेगा जमीन से। 360 डिग्री पलट गया है। जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो भाषण कम देता है और अपराधियों की लिस्ट लेकर सीधे कार्रवाई का हुक्म देता है। कौन सिपाही पैसा ले आए इनसे, वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो FIR दर्ज करवाइए, इनकी उठा के बंद कराइए उसको। ये कहानी किसी अवतार की नहीं है, बल्कि पहाड़ की बर्फीली हवाओं से निकले एक ऐसे हार्ड मांस के लड़के की है जो गणित का MSc छोड़कर गोरखपुर के मठ में ऐसा खूंटा गाड़ता है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली की सत्ता गलियारों तक भूचाल आ जाता है। विकास दुबे सोच रहा था कि सरकारें बदलती रहती है पर कानपुर का राजा वही रहेगा। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, मिट्टी में मिला देंगे, और इसी दौरान 1997 में एंट्री होती है 25 साल के उस शूटर की जिसका नाम सुनकर पूरा यूपी कांपता था, श्री प्रकाश शुक्ला। अजय ने जीवित रहते हुए अपना स्वयं का पिंडदान किया, अपनी सांसारिक पहचान की अर्थी उठाई, मुंडन कराया, गेरुआ वस्त्र पहने और जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। दो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का चुनाव नहीं होगा, वो यह तय करेगा कि 2029 में दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तारीख 15 फरवरी 1994, एक 21 साल का नौजवान अपने ही हाथों अपना मुंडन करवाता है। नदी किनारे बैठकर अपनी ही अर्थी को सजाता है, अपना खुद का श्राद्ध करता है और जीते जी अपना पिंड दान कर देता है। वो अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए जिंदा गाड़ देता है और इसके ठीक 23 साल बाद वही सन्यासी भारत के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक और सबसे राजनीतिक सूबे की सत्ता के सिंहासन पर बैठता है और देखते ही देखते उसके एक इशारे पर देश का सबसे बड़ा माफिया तंत्र थर-थर कांपने लगता है। उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है, यहां भौकाल से दुनिया चलती है और रंगबाजी से सत्ता। सितंबर 2025 में बंबई के कुछ चमकदार निर्देशकों को लगा कि ये वो 15 करोड़ रुपए फूंक कर यूपी के सबसे ताकतवर और विवादित चेहरे यानी योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर फिल्म बना लेंगे। लेकिन और उस फिल्म का नाम रखा गया अजय। लेकिन पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया मात्र 20 लाख रुपए और हफ्ते भर में 1.5 करोड़ रुपए पर सिमट कर डब्बा ऐसा गुल हुआ कि सिनेमा घरों में सन्नाटा पसर गया। काहे? क्योंकि बंबई वालों ने चाटुकारिता तो पेल के की, पर यूपी का वो ठेठ मिजाज भूल गए, जहां की हवा में तैरता है खून, पसीना, कट्टा, बाहुबल और राजनीतिक सनक। आज द लोकस पर हम आपको कोई चापलूसी की चाशनी बेचने नहीं आए हैं। आज हम वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे ना तो योगी के भक्त सुनना पसंद करेंगे और ना ही उनके कट्टर विरोधी पचा पाएंगे। ये कहानी किसी अवतार की नहीं है, बल्कि पहाड़ की बर्फीली हवाओं से निकले एक ऐसे हार्ड मांस के लड़के की है जो गणित का MSc छोड़कर गोरखपुर के मठ में ऐसा खूंटा गाड़ता है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली की सत्ता गलियारों तक भूचाल आ जाता है। अगर आप राजनीति के इस तीखे, पेचीदा और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल में जरा भी दिलचस्पी रखते हो तो अपनी कुर्सी को कसकर बांध लो।
आज हिसाब होगा पाई पाई का, हर विवाद का, हर एनकाउंटर का और हर उस सच का जो अब तक कालीन के नीचे दबाया गया था। नमस्कार, हमारा नाम मनीष बड़बंधा है और आप द लोक रस के वश में हैं। इस दिलचस्प कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये अंत में आपको समझ में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना लाइक, शेयर और कमेंट इसमें आपका जो है आना बहुत जरूरी है और आना ही चाहिए। द लोक रस वह चैनल है जिससे अगर आप नहीं जुड़े तो उसका मलाल जो है आपको हमेशा होगा और रहेगा। तो भाई सब्सक्राइब जो है वो अपने को करना है और अपने साथियों से करवाना भी है। और हाँ, ये कोई औपचारिकता नहीं है बल्कि हमारे और आपके बीच का एक भरोसा है जो हमें बहुत मनोबल देता है और मजबूत करता है। ठीक, खैर यह आपसी बातचीत को हम अंत में करेंगे, तब तक बने रहिए। अब बिना देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी पर आते हैं, क्योंकि इस कहानी में जो कुछ शामिल है वह आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। तारीख 5 जून 1972, जगह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का पंचूर गांव। फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। 7 भाई बहनों के भरे पूरे परिवार में पला बड़ा यह लड़का जब 90 के दशक में कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय से बीएससी मैथ्स कर रहा था तो उसकी आंखों में प्रोफेसर बनने या फिर आर्मी में जाने के सपने थे। और यहीं एक राजनीति का पहला जबरदस्त ट्विस्ट आया। कोटद्वार कॉलेज में उस वक्त वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के बीच भयंकर भिड़ंत चलती थी। अजय सिंह बिष्ट के रिश्तेदार यानी अजय की बहन के देवर जय प्रकाश उन्हें वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई में ले जाने वाले थे कि कॉमरेड बना दे, पर रास्ते में मिल गए एबीवीपी के छात्र नेता प्रमोद रावत ने अजय की खोपड़ी ऐसी घुमाई कि अजय एसएफआई का हाथ छोड़कर एबीवीपी के पाले में कूद गए। अगर उस दिन रास्ते में प्रमोद रावत ना टकराते तो जरा सोचिए आज यूपी का मुख्यमंत्री कौन होता। शायद कॉमरेड अजय सिंह बिष्ट किसी यूनियन में लाल झंडा लहरा रहे होते। लेकिन कहानी में असली झटका 1992 में आया। अजय ने एबीवीपी से छात्र संघ चुनाव का टिकट मांगा, एबीवीपी ने रिजेक्ट कर दिया। अजय का स्वाभिमान उस वक्त जाग गया, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। नतीजा क्या रहा? बुरी तरह हारे, 6ठे नंबर पर आए। अजय सिंह बिष्ट के जीवन का पहला और आखिरी चुनाव था जो वो हारे थे। हार से दिल ऐसा टूटा कि गणित का यह होनहार छात्र एमएससी अधूरा छोड़कर 1993 में नौकरी की तलाश में दिल्ली भाग आया। नौकरी तो उन्हें नहीं मिली, पर किस्मत ने ऐसा पत्ता फेंका जो भारत की राजनीति को बदलने वाला था। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ, जो अजय के पिता के रिश्ते में चाचा लगते थे, उस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। अजय सिंह बिष्ट उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे। महंत अवैधनाथ ने 21 साल के इस लड़के की तीखी आंखों और सख्त रवैये में वो सनक देख ली जो एक धार्मिक राजनीतिक साम्राज्य को संभालने के लिए चाहिए होती है। नवंबर 1993 में अजय बिना घर बताए गोरखपुर पहुंच गए और 15 फरवरी 1994 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। नाथ परंपरा के अनुसार अजय सिंह बिष्ट का संन्यास संस्कार हुआ। अजय ने जीवित रहते हुए अपना स्वयं का पिंडदान किया, अपनी सांसारिक पहचान की अर्थी उठाई, मुंडन कराया, गेरुआ वस्त्र पहने और जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। अब यहां से शुरू होता है असली जो मिर्जापुर वाला गदर है ना वो। लेकिन उससे पहले गोरखनाथ मठ की वो सच्चाई जान लीजिए जो किताबों में दबा दी गई। जिस गोरखनाथ मठ में कबीर की निर्गुण वाणी गूंजती थी और जहां सदियों से मुस्लिम जोगियों का आना जाना था, उसे 1940 के दशक में महंत दिग्विजय नाथ ने कट्टर राजनीतिक हिंदुत्व का गढ़ बना दिया।
ये वही महंत दिग्विजय नाथ थे जिन पर 27 जनवरी 1948 को यानी महात्मा गांधी के हत्या के ठीक 3 दिन पहले गोरखपुर की जनसभा में गांधी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। उन्हें 9 महीने जेल में रखा गया था। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखवाने के पीछे भी इसी मठ की सीधी भूमिका मानी जाती थी। जब 1994 में योगी आदित्यनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने तो गोरखपुर सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं था, वो बन चुका था पूर्वांचल का क्राइम कैपिटल। यहाँ 2 गुटों में खूनी जंग चल रही थी। पहला हाथा यानी पंडित हरिशंकर तिवारी का अड्डा, जो ब्राह्मण राजनीति और रेलवे ठेकेदारी का सबसे बड़ा बाहुबली साम्राज्य था। दूसरा मठ, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही का समर्थन हासिल था, जो ठाकुर राजनीति की ढाल बना हुआ था। रोज सड़कें गोलियों से गूंजती थी, ठेकों के लिए हत्याएं होती थी और इसी दौरान 1997 में एंट्री होती है 25 साल के उस शूटर की जिसका नाम सुनकर पूरा यूपी कांपता था, श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के बीच चौराहे पर वीरेंद्र प्रताप शाही को अपनी AK-47 से भून दिया था। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी भी लेकर आऊं, जो कि बहुत दिलचस्प है, तो कमेंट में लिखकर बता देना। अगला वीडियो जो है मैं श्री प्रकाश शुक्ला पर लेकर आऊंगा, वही होगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं करूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ठाकुर राजनीति का सबसे बड़ा मुखिया मारा गया था, मैदान खाली था, महंत अवैधनाथ की सेहत गिर रही थी। उन्होंने तुरंत 26 साल के अपने चेले योगी आदित्यनाथ को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया। अब आते हैं 1998 के लोकसभा चुनाव पर। 26 साल का यह नौजवान सन्यासी पहली बार सांसद बना, सिर्फ 26,000 वोटों के बेहद बारीक अंतर से। पर सांसद बनते ही योगी ने समझ लिया था कि दिल्ली के भरोसे पूर्वांचल में रंगबाजी नहीं चलाई जा सकती। योगी आदित्यनाथ कोई आम बीजेपी नेता नहीं थे, उन्हें पार्टी का अनुशासन कभी पसंद नहीं आया। 2002 में उन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट फौज बनाई, हिंदू युवा वाहिनी। यह कोई राजनीतिक पंख नहीं था, यह लाठी, कट्टों और भगवा गमछों से लैस युवाओं का एक ऐसा कैडर था जिसका एक ही नारा था, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। अगर बीजेपी योगी की पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं देती थी तो योगी अपने हिंदू युवा वाहिनी के बंदों को निर्दलीय चुनाव में उतारकर बीजेपी के ही प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा देते थे। 2011 में जब बीजेपी ने मायावती के भ्रष्ट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया तो योगी ने सरेआम पार्टी से इस्तीफे की धमकी दे डाली थी। अब सुनिए उस कांड की कहानी जिसने योगी को फायर ब्रांड से सीधे खतरनाक श्रेणी में ला दिया था। 1999 का पंचरुखिया कांड। महाराजगंज जिले के पंचरुखिया गांव में एक कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद था। योगी अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच गए, गोलियां चली, भगदड़ मचा और योगी के सुरक्षा कर्मी सत्यपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ पर धारा 307 यानी हत्या का प्रयास समेत दर्जनों गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई। यह मामला सालों तक अदालतों में खींचा और बाद में प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बंद हुआ। इसके बाद आया जनवरी 2007 का गोरखपुर दंगा। मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हिंदू युवा लड़के की हत्या हुई। पुलिस ने तनाव को देखते हुए योगी को घटनास्थल पर जाने से रोका। योगी नहीं माने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 11 दिन के लिए देवरिया जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर जब मार्च 2007 में योगी संसद पहुंचे तो लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के सामने बिलक बिलक कर रो पड़े। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे,
क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। एक तरफ संसद में रोता हुआ सन्यासी था, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी मीडिया और अदालती दस्तावेजों में दर्ज था। दंगे से ठीक पहले योगी का भाषण था। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और इसलिए यह अंतिम चेतावनी हम सबकी होगी। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम प्रशासन से शांति की उम्मीद नहीं करेंगे, फिर 10 की हत्या होगी। यह योगी आदित्यनाथ का वो दौर था जहां उन पर हेट स्पीच से लेकर दंगों को भड़काने के संगीन आरोप लगे थे। हालांकि अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के हेट स्पीच मामले में राज्य सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें योगी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। मार्च 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीट जीतकर सुनामी ला दी थी। दिल्ली की मीडिया और लुटियंस क्लब में यह तय माना जा रहा था कि यूपी गाजीपुर से सांसद और केंद्र मंत्री मनोज सिन्हा यूपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। खबर तो यहां तक आ गई कि मनोज सिन्हा वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में माथा टेकने जा चुके थे और उनके दर्जी ने शपथ ग्रहण के लिए कुर्ता पैजामा भी सिला दिया था। पर ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली और नागपुर के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल ने वीटो लगा दिया। यूपी में मुलायम सिंह के यादव मुस्लिम समीकरण और मायावती के दलित वोट बैंक के तिलिस्म को अगर हमेशा के लिए तोड़ना है तो हमें कोई नरम चेहरा नहीं बल्कि अति आक्रामक हिंदुत्व का ब्रांड चाहिए। 18 मार्च 2017 की दोपहर योगी आदित्यनाथ को चार्टर प्लेन से दिल्ली से लखनऊ बुलाया गया और 19 मार्च को 45 साल की उम्र में उन्होंने यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीएम बनते ही योगी ने प्रशासनिक चतुराई का पहला नमूना दिखाया। अखिलेश यादव की सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए 35 लाख स्कूल बैग बनाए थे जिन पर अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी तस्वीर छपी थी। नई सरकार आते ही अफसरों ने फाइल आगे बढ़ाई कि इन बैगों को कचरे में फेंक कर नए बैग खरीदे जाए। योगी ने फाइल देखी और बोले दिमाग खराब है क्या, ये जनता के टैक्स का 100 करोड़ रुपए है, बैग्स पर स्टिकर चिपकाओ और बच्चों में बांट दो। अब भाई इसे कहते हैं जमीनी व्यवहारिक राजनीतिक, जहां ईगो से बड़ा जनता का पैसा होता है। ताकि आपका क्या कहना है इस विषय पर बताइएगा कमेंट में। लेकिन योगी आदित्यनाथ की असली पहचान बनी उनकी क्राइम पॉलिसी, जिसे मीडिया ने नाम दिया ठोक दो नीति। 3 जुलाई 2020 कानपुर का बिकरू गांव विकास दुबे नाम के खूंखार माफिया ने रात के अंधेरे में पुलिस की पूरी टीम पर छतों से एलएमजी और ऑटोमेटिक हथियारों से धुआं अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो गए। विकास दुबे सोच रहा था कि सरकारें बदलती रहती है पर कानपुर का राजा वही रहेगा। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 7 दिनों के अंदर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। 10 जुलाई को कानपुर लाते वक्त अचानक खबर आई, बारिश की वजह से एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। पूरा देश ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। जनता समझ गई कि भाई अब अदालत की तारीखों का इंतजार नहीं करना होगा, अब जो है स्पॉट पर फैसला होगा। 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज में दशकों तक खौफ का दूसरा नाम रहे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टीवी कैमरों के सामने 3 शूटर ने गोलियों से भून दिया। उससे कुछ दिन पहले ही अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हुआ था।
उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 25 के बीच 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, 250 से ज्यादा लिस्टेड अपराधी और इनामी बदमाश ढेर किए गए, 6,000 से ज्यादा अपराधी पैर में गोली खाकर लंगड़ाते अदालत में सरेंडर करने पहुंचे। और जब माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर पीला बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो योगी आदित्यनाथ बन गए बुलडोजर वाले बाबा। हालांकि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि बिना कानूनी प्रक्रिया और पूर्व नोटिस के किसी का घर गिराना असंवैधानिक है। पर राजनीति में जो संदेश जाना था वो जा चुका था। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी यूएसपी बना लिया था। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो लखनऊ के एसी कमरों के भाषण को छोड़िए और 2017 से पहले के यूपी के किसी आम नागरिक के दर्द को याद कीजिए। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में यूपी में एक शब्द चलता था, अपहरण उद्योग। अगर आप उस जमाने में कानपुर, गोरखपुर, मेरठ या लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रात के 11 बजे उतरते थे तो ऑटो वाला आपसे दोगुना भाड़ा मांगता था। काहे? क्योंकि स्टेशन के बाहर निकलते ही जेब कतरे, उचक्के और कट्टा लहराते रंगबाज आपका इंतजार कर रहे होते थे। व्यापारी अपनी दुकान शाम 7 बजे समेटकर ताला लगा देते थे कि कहीं रंगदारी का पर्चा ना आ जाए। 1990 से 2016 के बीच यूपी की साख देश भर में क्या बन गई थी? गुंडा राज, कट्टा तमंचा और दंगा प्रदेश। महिला सुरक्षा का हाल यह था कि स्कूली कॉलेज जाने वाले बच्चियां पर्स के साथ साथ बैग में सेफ्टी पिन और मिर्च स्प्रे लेकर चलती थी। शाम ढलने के बाद पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के गांव में सन्नाटा पसर जाता था। अब आइए 2017 के बाद के जमीनी अध्ययन पर। जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो उनका पहला अटैक किसी आर्थिक नीति पर नहीं था बल्कि क्रिमिनल नेटवर्क की कमर तोड़ने पर था। पहला एंटी रोमियो स्क्वाड और 112 का रिस्पांस टाइम। शुरुआती दौर में एंटी रोमियो स्क्वाड पर पुलिसिया ज्यादती के आरोप जरूर लगे, पर इसका एक मनोवैज्ञानिक असर यह हुआ कि मंचलों में खौफ पैदा हो गया। यूपी डायल 112 के रिस्पांस टाइमिंग जो पहले 25 से 30 मिनट हुआ करती थी वो घटकर औसतन 8 से 10 मिनट पर आ गई। व्यापारियों का विश्वास और रंगदारी का खात्मा। स्वतंत्र ग्राउंड सर्वे का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश का छोटा और मध्यम व्यापारी एमएसएमई सेक्टर योगी आदित्यनाथ का सबसे वफादार वोट बैंक क्यों बना? काहे कि दशकों बाद किसी सरकार ने लोकल बाहुबलियों और छुटभैया नेताओं की हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन को जड़ से खत्म कर दिया था। जो व्यापारी पहले सुरक्षा गार्ड के साए में चलता था, आज वो बेखौफ होकर रात 12 बजे तक दुकान खोल रहा है। दूसरा, सफाई बनाम कानून। पहले सत्ता की हनक यह थी कि बाहुबलियों के इशारे पर थानेदार तय होते थे। योगी ने सत्ता संभालते ही संदेश दिया, नेतागिरी अपनी जगह पर क्राइम पर कोई समझौता नहीं। तीसरा, जनता का प्यार और मनोवैज्ञानिक बदलाव। विरोधी दल भले ही योगी पर ठोक दो नीति या अदालती प्रक्रिया के अनदेखी का आरोप लगाए, लेकिन जब आप कानपुर, वाराणसी, मेरठ या आगरा की सड़कों पर किसी आम गृहिणी या छात्रा से पूछेंगे तो वो कहेंगी, हमारे लिए सबसे बड़ी आजादी यह है कि हम रात 10 बजे भी बिना डरे सड़क पर निकल सकते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए 2024 में, तो कैसा माहौल होगा देश का? क्या देश तरक्की करेगा? बनेंगे ही नहीं वे कभी। बनेंगे ही नहीं। बेड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का, भारत का। जो ये राहुल आ जाता है कोई सभी आ जाता। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024 में? मोदी बनेगा। बनना तो योगी चाहिए। योगी बनने चाहिए और बुलडोजर होना चाहिए। राजनीतिक समाजशास्त्रियों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का 60% हिस्सा उनके कट्टर हिंदुत्व से नहीं बल्कि उनके लॉ एंड ऑर्डर मॉडल से आता है। जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो भाषण कम देता है और अपराधियों की लिस्ट लेकर सीधे कार्रवाई का हुक्म देता है। इसी बदलाव ने उत्तर प्रदेश को गुंडाराज के ठप्पे से निकालकर सुरक्षित प्रदेश के रूप में रीब्रांड कर दिया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी बदौलत 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर
योगी 2022 में लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने। खैर, राजनीति के इस खूनी और आक्रामक खेल के बीच योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा चेहरा भी है जो पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी झकझोर देता है। 2023 में एक पत्रकार ऋषिकेश के पास नीलकंठ मंदिर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर एक छोटी सी चाय और प्रसाद की दुकान पर पहुंचा। वहां एक बेहद साधारण कपड़े पहने एक महिला बर्तन धो रही थी। नाम था शशि देवी। यह महिला भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सगी बड़ी बहन थी। भाई के एक दस्तखत पर हजारों करोड़ के टेंडर पास होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले चलते हैं और सगी बहन आज भी पहाड़ों में चाय बेचकर अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी करके पेट पालती है। जब पत्रकार ने पूछा कि भाई से कुछ मांगती क्यों नहीं हो, तो शशि देवी ने मुस्कुराकर कहा, वो अब हमारा भाई कहाँ रहा, वो तो अब पूरे प्रदेश का हो गया है। और एक और किस्सा सुनिए। अप्रैल 2020 का दौर, पूरा देश कोरोना की पहली लहर के खौफ में था। 20 अप्रैल 2020 को लखनऊ में सीएम योगी अधिकारियों के साथ टीम 11 की हाई लेवल कोविड बैठक ले रहे थे। तभी एक अफसर ने आकर उनके कान में धीरे से कहा, महाराज, एम्स दिल्ली से खबर आई है, आपके पिता आनंद सिंह बिष्ट जी का निधन हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सबने सोचा कि बैठक स्थगित होगी, सीएम तुरंत हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड अपने गांव रवाना होंगे। पर योगी ने आंखें खोली, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और कहा, बैठक जारी रखिए। उन्होंने अपने परिवार को एक पत्र लिखा, मैं अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। कोरोना के संकट के काल में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाए। 15 फरवरी 1994 को संन्यास लेते वक्त 21 साल के अजय बिष्ट ने जो अपना आत्म पिंडदान किया था, उस संन्यास का असली इम्तिहान 26 साल बाद 2020 में पूरा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही खूनी सियासी ड्रामा दोहराया जा रहा है जो 2013 में हुआ था। 2013 याद कीजिए, दिल्ली का लुटियन सिंडिकेट अडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। पर मोदी के जनाधार और लोकप्रियता के आगे दिल्ली के सिंडिकेट को घुटने टेकने पड़े थे। आज 2026 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। दिल्ली का वही ताकतवर सिंडिकेट अब लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने में लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के टिकट बंटवारे में योगी की सलाह को दरकिनार किया गया, जिसके नतीजे बीजेपी की सीटें घटकर 33 पर आ गई। लखनऊ में अपनी पसंद का डीजीपी मुख्य सचिव या फिर मुख्य सचिव बैठाने के लिए योगी को दिल्ली से लगातार नौकरशाही की खींचतान झेलनी पड़ रही है। पर मजे की बात देखिए, जब भी महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा या बिहार में चुनाव आते हैं तो बीजेपी की स्थानीय उम्मीदवारों में एक ही होड़ मचती है, भाई हमारे इलाके में योगी आदित्यनाथ की कम से कम एक रैली करवा दो। काहे? क्योंकि दिल्ली हाईकमान भी जानता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय राजनीति में कोई ऐसा चेहरा है जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कट्टर एजेंडे पर भीड़ को जुटा सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। योगी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो गोरखनाथ मठ के स्वतंत्र जनाधार पर खड़े एक समानांतर राजनीतिक ब्रांड है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का चुनाव नहीं होगा, वो यह तय करेगा कि 2029 में दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस 30 साल लंबे राजनीतिक थ्रिलर का आखिरी निचोड़ क्या है? अजय सिंह बिष्ट एक ऐसा साधारण लड़का था जिसे व्यवस्था ने छात्र संघ चुनाव में 6 नंबर पर ढकेलकर हरा दिया। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा आक्रामक सन्यासी बना जिसने सड़कों पर उतरकर व्यवस्था को खुली चुनौती दी और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी बंदे ने पूरी व्यवस्था और कानूनी प्रशासन को अपने हिसाब से चलाने का औजार बना लिया। आप योगी आदित्यनाथ से प्यार कर सकते हैं, आप उनसे सख्त नफरत कर सकते हैं, आप उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज करने की गलती कभी नहीं कर सकते। उन्होंने भारत की राजनीति को यह सिखा दिया कि अगर आपकी जड़ें जमीन में गहरी हैं तो दिल्ली का बड़े से बड़ा सिंडिकेट भी
आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब गेंद जो है आपके पाले में है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप भारत के भविष्य के लिए किस मॉडल को सही मानते हैं, बताइएगा। पहला, कानून व्यवस्था का कड़ा और सख्त बुलडोजर मॉडल। दूसरा, या फिर संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की संवैधानिक प्रक्रिया। अपनी धाकड़ और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर ठोकिए। और अगर द लोक रस की यह गहरी परत दर परत और बिना किसी लाग लपेट वाली यह पेशकश आपके कलेजे को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरे देश में शेयर कर कीजिए भाई, क्योंकि मैं अब तक छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेताओं और दिग्गज पर्सनालिटीज पर कहानियां लेकर आ रहा था। जो प्लेलिस्ट आप अंत में देख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में सारा आपको मिल जाएगा। ये तो आप हमारे द लोक रस के चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेनर में आपको सारी वो वीडियोस मिलेंगी जिनकी कहानियां मैं पेश कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ के नेताओं पर मैंने बहुत सारी कहानियां बनाई हैं। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश के सीएम, वर्तमान सीएम मोहन यादव पर भी उनकी पूरी जर्नी पर एक वीडियो बनाया है। उसके बाद फिर अब मैंने छत्तीसगढ़ से बाहर जो सोचा है वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिन पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप यूपी के दर्शक हैं या अगर आप छत्तीसगढ़ के या अगर कहीं के भी हैं, अगर आपको यह वीडियो, ये पेशकश और इस पूरी कहानी में जो कुछ मैंने बताया है वह आपको मजा आया सुनकर, वो आपको सही लगा, वो आपको नई जानकारियां दी, तो भाई सब्सक्राइब करना। और अगर कोई त्रुटि नजर आई होगी या फिर मेरे लिए कोई खास राय हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। जो आपके मन में आए, जैसा आए आप लिख सकते हैं, अच्छा बुरा, लेकिन लिखिएगा जरूर, अवॉइड मत करिएगा। लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। और अगला वीडियो सच में श्री प्रकाश शुक्ला पर बनाया जाए या फिर किसी और शख्सियत पर बनाऊं, बताइएगा। धन्यवाद यहां तक देखने के लिए। मैं था मनीष, फिर मिलता हूं अगले किसी वही वाले वीडियो में जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, उसके उस नई कहानी के साथ एक बार और मिलूंगा। धन्यवाद।